तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमने इससे पहले 2 क्लासें ली थी। उसमें हमने जाना हिंदी के बारे में और उसके साथ हम कुछ साहित्य भी लेके चले। तो इससे अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हो तो इससे पहले आप वो क्लासेस देख लें दोनों, क्योंकि जो बेस उन्हीं क्लासों में दिया गया है। तो उससे आगे आज हम वर्णमाला पर चर्चा करेंगे और हम जो क्लासेस लेंगे उसमें व्याकरण और हिंदी जो साहित्य है उसको साथ में लेके चलेंगे। जैसे एक चैप्टर वर्णमाला का और एक साहित्य का, जैसे कवि वगैरह हैं, तो सभी की जानकारी करते हुए चलेंगे। तो आज का हमारा पहला चैप्टर रहने वाला है वर्णमाला। तो दोस्तों, ये क्या है वर्णमाला। तो एक वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। जैसे कोई वर्ण है तो वर्ण यानी काफी सारे वर्ण है। वर्णों को जब मेल होता है, उनका एक समुदाय मिल जाता है, तो वो वर्णमाला बन जाता है। ठीक है ना। या हम कह सकते हैं लिपि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को भी हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है ना। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों का एक क्रमबद्ध समूह होता है। जैसे का से ज्ञा तक वर्णमाला हम लेते हैं, और वर्णों का अव्यवस्थित समूह भी होता है, जैसे उन्हें वर्ण समूह बोलते हैं। तो धीमे धीमे इन चीज़ों को हम समझाएंगे कि जैसे भाषा है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कैसे, जैसे वर्ण है, तो भाषा की सबसे लिखाई या फिर भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, ठीक है ना। तो भाषा की मूल इकाई, उसके बारे में भी जानेंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो भाषा की सबसे छोटी जो लिखित इकाई है ये है वर्ण। तो और जो भाषा की सबसे छोटी जो मौखिक इकाई है वो है ध्वनि। ये तो हो गई सबसे छोटी लिखित, ठीक है दोस्तों। और ये मौखिक है, ये हो गई ध्वनि। ये वर्ण और ये ध्वनि ऐसा क्यों, जब हम कोई चीज लिख के बताते हैं तो शब्दों के माध्यम से बताते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और जब हम किसी को जो मौखिक रूप से बताते हैं तो वो क्या है, व्यक्ति सामने वाला सुनता है ना, तो हम ध्वनि के माध्यम से उस तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं। तो यही सार होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का मौखिक रूप से, ठीक है ना दोस्तों। तो अब हम आगे चलते हैं थोड़ा। दोस्तों, वर्तमान लेखन के आधार पर जो वर्णों की संख्या है वो 53 है। तो आप सोच रहे होंगे 53 कैसे होगी, पहले तो 52 थी। तो दोस्तों, केंद्रीय जो हिंदी निर्देशक जो बोर्ड है जो, तो उसने क्या है, एक विशिष्ट व्यंजन और जोड़ दिया है इसमें। पहले 52 थे, इसमें एक व्यंजन है
इसे विशिष्ट व्यंजन बोलते हैं, शायद आपने देखा भी हो। ठीक है ना। तो ये 53 है, इनको भी हम जानेंगे 53 है कैसे ये। ठीक है ना दोस्तों। तो उसके बाद में सबसे पहले जैसे 11 आपके स्वर हो गए, ठीक है ना, और 25 आपके स्पर्श व्यंजन हो गए, और 4 आपके अंतस्थ व्यंजन हो गए। ठीक है ना दोस्तों। और क्या कहते हैं आपके 4 संयुक्त, दो आपके द्विगुण व्यंजन हो गए, और 2 आपके अयोग हुआ। ठीक है ना। और एक आपका यही विशिष्ट व्यंजन हो गया। तो दोस्तों ये टोटल आपके 53 हो रहे होंगे। 25 4 29, 29 4 33, और 4 37, तो 39, 41, 42, 42 और 11 53। तो दोस्तों हमने जाना कि वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या है वो 53 है, और 53 में अभी हाल ही में एक जो वर्ड विशिष्ट व्यंजन जो बढ़ाया है वो भी हमने बताया। तो इसमें आपके 11 स्वर, 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 उसमें ऊष्म व्यंजन होते हैं, और 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 2 आपके द्विगुण होते हैं, 2 अयोग्य होते हैं, और एक आपका विशिष्ट व्यंजन जो हाल ही में बढ़ाया हुआ है। ठीक है ना। तो इस प्रकार ये 53 आपकी ये कुल है, कुल संख्या है ये आपकी। ठीक है ना दोस्तों। तो ये तो हमारा है, लेकिन एक कामदा प्रसाद गुरु रहे हैं, तो उन्होंने भी अपनी कुछ संख्या बताई है, तो वो आपको मैं बता देता हूँ, साइड में लिख देता हूँ। तो जो कामदा प्रसाद जो गुरु हैं, इनके अनुसार जो वर्णों की संख्या है, वर्णों की संख्या, तो इन्होंने अपने जो वर्णों की संख्या वो दी है 43 दी है, जिसमें इन्होंने 10 स्वर माने और 33 व्यंजन माने। इन्होंने एक स्वर जो री ऋषि है वो इन्होंने नहीं माना है। ठीक है दोस्तों। तो इन्होंने 10 स्वर माने ये वाले, और उसमें 33 व्यंजन। तो इन्होंने कौन सा, ये जो री है इन्होंने स्वर में नहीं माना है ये। ठीक है ना। तो ये 43 हो गए। और हम बात करें जैसे उच्चारण के आधार पर, तो उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 45 होती है। उसमें क्या होता है कि जैसे 10 स्वर जो अभी बताए थे, 43 संख्या उनकी कामदा प्रसाद गुरु सर ने बताया था अभी। ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, हम 2 द्विगुण व्यंजनों को जोड़ लेते हैं उसमें। ठीक है ना। जैसे 43 है कामदा प्रसाद वर्णों की संख्या 43, 10 स्वर 33 व्यंजन, तो उसमें क्या होता है उच्चारण में हम 2 इसमें और ऐड कर लेते हैं, आपके 2 द्विगुण। तो ये क्या है, उच्चारण, उच्चारण के आधार पर ये संख्या 45 हो जाती है आपकी। तो आप नोट करो आप इनको, और एक बार और समझा देता हूं आपको एक लाइन में, कि वर्तमान लेखन के आधार पर जो वर्णों की संख्या है वो 53 है। तो केंद्रीय समिति ने हाल ही में एक विशिष्ट व्यंजन उसे भी वर्णों की संख्या में जोड़ दिया है, जिस टोटल ये वर्णों की संख्या हुई वो 53 हो गई है, जिसमें 11 स्वर हैं आपके, और 25 स्पर्श व्यंजन है, 4 आपके ऊष्म व्यंजन है, 4 संयुक्त व्यंजन है, 4 आपके अंतस्थ व्यंजन है, 2 द्विगुण है, और आपके 2 अयुग्मा हो गए,
और एक आपका विशिष्ट व्यंजन हो गया, जो अभी हाल ही में विशिष्ट व्यंजन जो बढ़ाया है। तो 53 कुल वर्णों की संख्या हो गई इस प्रकार। और एक कामदा प्रसाद गुरु हैं, उन्होंने उनके अनुसार, कामदा प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या 43 है। उसमें उन्होंने 10 स्वर बताए हैं और उसमें जो 33 व्यंजन बताए हैं, उन्होंने क्या है इसमें री, जो ऋषि में जो री लगाते हैं उस स्वर को उन्होंने नहीं माना है। और उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या है वो 45 है। वो 45 किस लिए होती है कि 10 स्वर, 33 व्यंजन और 2 द्विगुण व्यंजन उन्होंने साथ में ऐड करी, इसलिए टोटल जो संख्या होती है उच्चारण वो 45 होती है। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं। आपने नोट कर लिया ना, ये नोट कर चलना है, जितना आप लिखिएगा तो उससे आपका जल्दी याद होगा और ये कि देर तक याद रहेगा आपको। तो ये तो हमने वर्णों के बारे में बताया। अब बात करते हैं, ये जो वर्णमाला है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक स्वर और एक आपका व्यंजन। ये 2 भागों में डिवाइड हो गई यहाँ पे। तो स्वर पे बात करते हैं। तो स्वर क्या होता है? जिसका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर सकें, जैसे आ यानी हम बिना रुकावट के हम कोई शब्द, मतलब ये स्वर बोल पा रहे हैं, जिसमें कोई रुकावट नहीं है ना। जैसे कोई बोले ई उ आ या ए बोले हम, तो स्वतंत्र रूप से बोल पा रहे हैं ना हम, तो उसी को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। यानी जिनका उच्चारण हम बिना अवरोध के होता है, जिनका उच्चारण, ठीक है ना दोस्तों। तो इनकी संख्या कितनी होती है? तो स्वरों की संख्या जो होती है वो होती है 11, ठीक है ना। जो केंद्रीय हिंदी समिति है उसके आधार पर इसकी स्वर की संख्या वो है 11, ठीक है ना दोस्तों। तो आइए हम जानते हैं। हो गए ना आपके? तो ये आपके स्वतंत्र बिना अवरोध के जो उच्चारण करते हैं वो स्वर है। ये आपके 11 स्वर हो गए। और एक जो भोलानाथ तिवारी, उन्होंने भी अपनी मतलब स्वरों की संख्या बताई है। तो उन्होंने क्या है 10 स्वर माने हैं सिर्फ। उन्होंने क्या है जो री ऋषि है वो स्वर को नहीं माना है। तो ये जो स्वर है भोलानाथ तिवारी ने नहीं माना है। कि भोलानाथ तिवारी इन्होंने ये स्वर को नहीं माना है। तो इनके द्वारा जो संख्या है ये 10 है। यानी जो केंद्रीय हिंदी समिति है उसके द्वारा स्वरों की संख्या 11 है। और जो भोलेनाथ तिवारी है इन्होंने री ऋषि शब्द को, स्वर को नहीं माना है और इन्होंने जो संख्या बताई है वो 10 बताई है, ठीक है ना। तो जो री का जो प्रयोग होता है तत्सम शब्दों में होता है इसका, ठीक है ना। और हिंदी, एक बात ये भी याद रखेंगे, जो हिंदी शब्दकोश में री का जो क्रम होता है वो ऊ के पश्चात आता है, ठीक है ना। हिंदी वर्णमाला में जो री है वो बड़ा ऊ तथा जो आपका छोटी है कि मध्य में आता है। तो अब हम आगे जानेंगे, ठीक है ना। तो आपने हिंदी वर्णमाला में तो देख लिया आपने कि 11 स्वर होते हैं, ठीक है ना।
जो 11 होते हैं और बोलना तुम्हारे द्वारा 10 स्वर बताए हैं। तो इसी प्रकार जो संस्कृत वर्णमाला है इसमें भी क्या है 9 स्वर होते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो चलो आपको ये लिखा देते हैं। छोटा छोटे और एक आपका जिल हो गया और तुम्हारा ये छोटी ओ और बड़ी ओ हो गई ना। ये 2 3 4 5 6 7 8 यानी आपका भी एक स्वर रह गया, यानी जो री ऋषि है। चलो मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो दोस्तों संस्कृत में जो वर्णमाला यानी वर्णों की संख्या यानी स्वरों की, तो वो 9 है, ठीक है ना। और इस संस्कृत में एक चीज और नोट कर लीजिएगा, जो मात्राएं की संख्या है, यानी संस्कृत में जो मात्राओं की संख्या वो कितनी है 10। इस चीज को जरूर नोट रखेंगे। वैसे तो जो कांस्टेबल वगैरह है जैसे एग्जाम है उनमें तो नई चीज पूछी जाती है, जैसे यूपीएसआई का एग्जाम हो गया, और जो वनडे के अतिरिक्त एग्जाम है उनमें जो डीपली क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि स्वरों का वर्गीकरण किस आधार पर है और उनके निम्न बिंदुओं के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। तो स्वरों का तो ये रहा हमारा टॉपिक, ठीक है ना। तो कुल स्वर के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं 3, ठीक है दोस्तों। तो इसमें पहला होता है ह्रस्व स्वर, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में होता है दीर्घ स्वर, और तीसरे स्थान पर होता है प्लूत स्वर। तो ये 3 प्रकार होते हैं कुल स्वरों के। तो अब हम सबसे पहले ह्रस्व स्वर पर चर्चा करेंगे कि ह्रस्व स्वर क्या है आखिर। तो इसके बारे में जानते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो ह्रस्व स्वर क्या होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे, समझे ना, जिन स्वरों के उच्चारण, इसकी परिभाषा जरूर लिख लेना आप कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे, ठीक है ना। तो एक बात और है, इसमें जो ह्रस्व स्वर हैं इनकी संख्या 4 होती है, ठीक है ना। तो छोटा हो गया, छोटी होगा, छोटा हो गया, और इसमें री से ऋषि हो गया, ठीक है ना दोस्तों। तो जो ह्रस्व स्वर होता है इसमें 4 होते हैं इसमें, इन्हें हम एक मात्रिक भी बोलते हैं। एक मात्रा में बोलते भी है ये, और इनको हम मूल स्वर भी कहते हैं। तो यहां से परीक्षा में काफी सवाल बन जाते हैं कि जैसे ऊ हो गया, ठीक है ना। परीक्षा के 4 विकल्प हैं, तो उसमें ये नहीं पूछा कि जो ऊ है उसमें जैसे कोई और शब्द दे रखे हैं उसमें, और एक वर्ण ये भी है, ऊ भी है, तो ह्रस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है। तो ना देखे मूल स्वर का पूछा कि मूल स्वर का उदाहरण मतलब इसमें कौन सा है, मूल स्वर
वर्ण कौन सा है इसमें, ये स्वर है जो। तो आप जैसे आपको पता है कि ये हसु स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं, तो आप तुरंत इसका जवाब दे दोगे कि वो इसका राइट आंसर है। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि जैसे जो मूल स्वर हैं ये एक मात्रक होते हैं या दो मात्रक होते हैं या तीन मात्रक होते हैं, तो ये भी सवाल बन जाता है। तो मूल स्वर कह लो या हसु स्वर कह लो, इसे एक मात्रक बोला जाता है इनको। ठीक है ना दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो आपने हसु स्वर तो समझ ही लिया है, तो अब आप जानते हैं दीर्घ स्वर को। ठीक है ना, तो दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर को हम क्या कहते हैं, द्विमात्रिक। ठीक है ना, इन्हें हम द्विमात्रक कहते हैं। और इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 7। इनकी संख्या होती है 7। तो इसमें दीर्घ स्वर में कौन कौन से आ जाते हैं जानते हैं। तो हसु स्वर आपने बताइए, ठीक है ना। अब इनको निकाल लेते हैं, तो कौन कौन सा बचता है, ठीक है ना। बड़ी ए हो गया और आपका बड़ा ऊ हो गया, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। ठीक है दोस्तों, तो आपने एक चीज देखी कि जो दीर्घ स्वर होते हैं इनमें से जो हसु स्वर निकाले तो दीर्घ स्वर बचते हैं। तो 7 इनकी संख्या होती है। तो बड़ा बड़ाई ये 7 आपके सामने लिखे हुए हैं। तो इनमें क्या होता है कि दीर्घ में इसकी परिभाषा है दीर्घ स्वर के, जिसके उच्चारण में जो हसु स्वर की अपेक्षा समय को दुगना लगता है बोलने में। जैसे आप इस वाले स्वर को बोल के देखिए तो आप बोल दोगे आ, ठीक है ना। और दीर्घ स्वर का जैसे बड़ा बोलोगे ना तो आ, तो थोड़ा समय लगा ना इसमें बोलने में, तो हसु स्वर की अपेक्षा उसमें क्या दुगना समय लगता है, तो इसलिए हम इसे दीर्घ स्वर बोलते हैं। और साथ में इसको हम द्विमात्रक भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो अब इसमें जानते हैं, इसमें कुछ चीजें और भी हैं इसमें, यहीं से आपको समझा देता हूं मैं। ठीक है ना, तो इसे बड़ा, बड़ाई और बड़ा ऊ, तो ये आपके हो गए सजातीय स्वर। ठीक है ना, और ये आपके हो गए विजातीय स्वर। तो मैंने इनको सजातीय स्वर क्यों कहा और मैंने इनको विजातीय स्वर क्यों कहा, तो थोड़ा सा मैं इनको समझा देता हूं आपको। तो सजातीय स्वर मैंने इसलिए क्यों कहा इनको, तो आप जानते हैं, थोड़ा मैं साइड में बता देता हूं आपको यहाँ पे कि ये सजातीय स्वर हैं। जैसे ये एक बड़ा है, ठीक है ना, एक ये बड़ी ई हो गया और ये बड़ा ऊ हो गया। तो सजातीय स्वर में क्या होता है कि जैसे यानी दो समान स्वरों से मिलके बना है ये शब्द। ठीक है ना, इसीलिए हम सजातीय बोलते हैं इसे। ई हो गया तो ई प्लस ई, ठीक है ना, तो ऊ प्लस ऊ, तो ये आपके हो गए सजातीय स्वर। ठीक है ना, और हम विजातीय स्वर को भी जानेंगे। ये जो विजातीय स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, तो विजातीय स्वर में जाने जैसे छोटी ए, बड़ी ए और छोटा ओ और बड़ा ओ। तो सजातीय में आपने देखा कि एक समान स्वर होते हैं। ठीक है ना, तो अब इसमें जानेंगे विजातीय में क्या होता है इसमें। तो इसमें क्या है, छोटा आ, तो थोड़ी मिस्टेक होगी दोस्तों इसमें।
ठीक है ना, आई ए, और इसमें आपका हो गया आ प्लस ओ प्लस बड़ा। तो दोस्तों ये आपका विजातीय स्वर का उदाहरण हो गया, क्योंकि इसमें देखिए समान स्वर हैं, एक से स्वर है इसमें, और इसमें क्या है, ये स्वर है, ये अलग स्वर हो गया, ये अलग स्वर है, ये अलग स्वर है, यानी इनकी ये जो जाति है वो सेम नहीं है इसमें, इसलिए ये अलग स्वर हो गए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने दीर्घ स्वर बताया आपको, और अब इसके बाद में चलते हैं प्लूत स्वर की ओर। जब तक आप जरा इसे नोट कर लीजिए जरा, ठीक है ना। तो मिटा देता हूं मैं इसको। ठीक है दोस्तों, तो अब आ जाते हैं प्लूत स्वर की ओर। तो प्लूत स्वर की परिभाषा क्या है, जिनके उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ की अपेक्षा तिगुना समय लगता है, यानी ये हो गए त्रिमात्रिक। समझ रहे हो दोस्तों, तो ये वैदिक काल में इसे बहुमात्रिक भी कहते थे, त्रिमात्रिक को। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, जो प्लूत स्वर में इसमें आपके मंत्रों का उच्चारण आता है, तो हम जानेंगे इसमें प्लूत स्वर को। तो एक बात उसमें ये है कि ये हो गया त्रिमात्रिक, ठीक है ना, ये था आपका द्विमात्रिक, और ये था आपका एक मात्रिक। ठीक है दोस्तों, अब जो त्रिमात्रिक है इसे वैदिक काल में क्या कहते थे, इसको भी जो वैदिक काल था इसमें इसको बोलते थे बहुमात्रिक। इसका अन्य नाम क्या है, बहुमात्रिक। तो इसको हम जानेंगे कि इसका मतलब ये प्रयोग है वो कहाँ होता है, तो प्लूत स्वर का। तो इसमें क्या है, इसमें मतलब मंत्र वगैरह आते हैं, इसमें मंत्रों का उच्चारण इन्हीं शब्दों से होता है, जैसे हो गया जैसे ओम, जैसे एग्जाम्पल हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हमने आज स्वरों का वर्गीकरण किया, तो कुल स्वरों के प्रकार आपको 3 प्रकार के बताए। उसमें हमने आपको ह्रस्व स्वर बताया, दीर्घ स्वर बताया, प्लूत स्वर बताया, और किस प्रकार ये हैं आपको समझाया भी। ठीक है ना, तो अब इसके आगे जानेंगे हम जीव के आधार पर स्वर। ठीक है ना, तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपने कुल स्वर 3 प्रकार के आपने देख ही लिए, तो उसके बाद में आप चलते हैं हम जीव के आधार पर। ठीक है ना, तो जीव के आधार पर भी इसके 3 प्रकार होते हैं। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, जीव के आधार पर 3 प्रकार होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं अब आपको थोड़ा शॉर्ट में समझाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बोर्ड इतना सक्षम नहीं है कि इतना लिख सके इस पे। तो ठीक है ना, तो सबसे पहले है हमारा अग्रस्वर। ठीक है ना, अब मैं इसके पार्टीशन बना देता हूं। दूसरा जो हो गया वो है मध्य स्वर, जो थर्ड पार्ट है हमारा वो हो गया पश्च स्वर। तो यानी जीव के जो आधार पे वो 3 प्रकार होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब हम तीनों को जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे हम अग्रस्वर को, कि अग्रस्वर क्या है। तो अग्रस्वर की जो परिभाषा है, तो ये जानेंगे अग्रस्वर क्या होता है जीव का। तो जीव का जो अग्रभाग होता है
वो क्या है, इसमें कार्य करता है, तभी तो इसे अग्रस्वर बोलते हैं। जैसे ई, है ना, ई, तो ई या ई ए बोलोगे तो जीव का जो अगला भाग है एकदम, है ना, जो सब, तो उस पे कार्य पड़ता है, मतलब वो उसका कार्य होता है इस बोलने में स्वरों को, ठीक है ना। तो जीव का अगला भाग, ठीक है ना, कार्यरत होता है। तो जीव का अगला भाग कार्यरत होता है, तो इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं, तो उनको भी लिखेंगे हम। तो यानी अग्रस्वर में ये आपकी 4 स्वर आ गए, तो यानी अग्रस्वर में कितने हो गए। तो आपने देखा। अब हम बात करेंगे मध्य स्वर पर। तो मध्य स्वर, तो आप इससे समझ गए होंगे कि जीव का अगला भाग इसमें कार्य करता है, तो जीव का मध्य भाग इसमें कार्यरत होता है, तभी इसे मध्य स्वर कहते हैं। तो जीव का जो मध्य भाग है वो कार्यरत होता है, ठीक है ना। तो मध्य भाग जब कार्य करेगा तो उससे सिर्फ एक ही स्वर निकलेगा, बस आ। तो ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा। इसे हम बोलते हैं, आ को हम केंद्रीय स्वर भी बोलते हैं। पहले से एक हो गया इसमें मध्य स्वर में, इसे बोलते हैं हम केंद्रीय स्वर, ठीक है ना, क्योंकि ये मध्य भाग से मतलब कार्यरत होता है। और जब कभी आपने देखा हो, बॉर्डर मूवी देखी हो, तो उसमें जब किसी फौजी को गोली लग जाती है तो वो बोलता है ना आ, तो इसी आधार पे इसको हम शहीद स्वर भी बोलते हैं, ठीक है मित्रों। तो आपको बताया मध्य स्वर के बारे में। तो ये आके ये परीक्षा में बहुत आते हैं, ये केंद्रीय स्वर और सही स्वर पूछ लेते हैं। ये जो आ शब्द है केंद्रीय स्वर या सही स्वर पूछ लेता है। तो उसके बाद हम चलेंगे हम पश्च स्वर की तरफ, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, जीव का पिछला हिस्सा कार्यरत होता है। जीव का इसमें क्या है, जीव का पिछला हिस्सा कार्यरत होता है। तो इसमें क्या है, जो स्वर आएंगे, जैसे आपका बड़ा बड़ा आ हो गया, ठीक है ना, और आपका ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ठीक है ना। और आपकी ये क्या कहते हैं, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। आप इनको बोल के भी देखेंगे कि आ, तो यानी जीव का जो सबसे पिछला हिस्सा है वो कार्य कर रहा है, नहीं कर रहा है वो, ऊ जोर से बोले ऊ, कहीं अंदर तक एकदम कार्य करना पड़ रहा है उसको, जीव को, ठीक है ना। तो ये जीव के आधार पर 3 प्रकार हैं, क्योंकि इसमें जो स्वर बोले जा रहे हैं तो इसमें जीव का मुख्यतः कार्य है इसमें, ठीक है ना। तो ये जीव के आधार पर जो टॉपिक है हमारा ये यहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद में अब आएंगे हम ऊष्ट के आधार पर। तो ऊष्ट को हम देसी भाषा में होठ भी बोलते हैं, संस्कृत। तो ये आप नोट कर लेना, आप एक सरल भाषा में मैंने आपके लिए बनाया है। एक बार और बता दें आपको, जीव के आधार पर 3 प्रकार होते हैं। अग्र स्वर में 4 होते हैं स्वर, मध्य स्वर में 1 स्वर होता है और पश्च स्वर में आपके 5 हो गए, ठीक है ना। इसमें अगला भाग कार्य करता है, इसमें मध्य भाग और इसमें पिछला हिस्सा और सब यही, ठीक है ना।
अब हम जानेंगे ये ओष्ठ के आधार पर। यानी होठ या ओष्ठ के आधार पर बता दें आपको कि इसमें दो प्रकार होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो होठ हैं तो इसमें थोड़ा कम खुलेगा, ठीक है ना, या फिर थोड़ा ज्यादा खुलेगा, यानी गोलाकार, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका एक जो भाग है उसे जानते हैं हम, इसे बोलते हैं आवर्तमुखी। तो आवर्तमुखी को हम जानेंगे कि जिसका उच्चारण में जो होठ हैं वो गोलाकार या वृत्तमुखी नहीं होते, समझ रहे हैं। यानी ये उच्चारण करोगे आप, उच्चारण करते समय गोलाकार या वृत्तमुखी नहीं होते, ठीक है ना। इसकी आवर्तमुखी परिभाषा है। तो इसकी आपने देखा होगा, इसका शब्द है आवर्तमुखी, आवृत। तो इसका जो शब्द है वह वृत्तमुखी होता है, वो यानी गोलाकार। तो इसके शब्द में आपने देखा कि जो आवर्तमुखी है तो ये वृत्तमुखी के विपरीत तो है ही है वैसे भी। तो आपने जाना कि इनका जो उच्चारण करते समय जो होठ हैं वो गोलाकार नहीं होते या वृत्तमुखी नहीं होते, ठीक है ना। तो इसके जो 6 स्वर होते हैं आवर्तमुखी में, तो इनकी संख्या भी हम लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि संख्या कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है इनकी, ठीक है ना। तो इसके बाद बात करते हैं हम वृत्तमुखी की। तो दोस्तों वृत्तमुखी क्या है? तो वृत्तमुखी आपका जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जो होठ गोलाकार होते हैं तो उन्हें हम वृत्तमुखी कहते हैं। तो दोस्तों तो हमने देखा कि जो होठ गोलाकार होते हैं तो वो वृत्तमुखी होते हैं, और जो वृत्तमुखी स्वरों की संख्या होती है वो 4 होती है, तो वो हम जानेंगे। ये हो गया। तो आपने देखा कि आवर्तमुखी और वृत्तमुखी, इसमें आपने एक चीज देखी होगी कि इसमें जो स्वरों की संख्या है इन दोनों में 10 है वो, ठीक है ना। तो इसमें यानी जो री स्वर है वो इसमें माना नहीं है, तो ठीक है ना। तो 6 स्वर यहाँ पे हो गए, और जो बाकी जो बचे हुए स्वर हैं वो हमने वृत्तमुखी में एग्जाम्पल हो गए वृत्तमुखी के, ठीक है ना। तो ये ओठ के आधार पर जो दो प्रकार होते हैं, यानी 2 रूप होते हैं, वो हमने आपको समझाया। आप इनको नोट करें, परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं ये, ठीक है ना। तो अब बढ़ते हैं हम नए टॉपिक्स की ओर, जो मुख खुलने के आधार पर होता है, ठीक है ना। तो
तो मुख विवर या मुख खुलने के आधार पर इनकी संख्या वो 4 है, यानी 4 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं समृद्ध स्वर की। नंबर 1 समृद्ध स्वर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो मुख है वो लगभग बंद रहता है। ठीक है ना, मुख लगभग बंद रहता है। तो इसके जो एग्जाम्पल है वो क्या है, इसकी ट्रिक बता दे रहा हूं मैं आपको। इसकी ट्रिक है सुई। ठीक है ना, हाँ, इस समृद्ध स्वर की जो ट्रिक है वो है सुई। सुई का मतलब क्या है, इसमें दोनों ऊ आ जाएंगे और ई आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये समृद्ध स्वर ट्रिक से याद रखते हैं सुई के नाम से। तो दोस्तों पहला भाग हमने समझ लिया समृद्ध स्वर, और दूसरा कौन सा होता है, अर्ध समृद्ध। ठीक है ना, अर्ध समृद्ध जैसे हम जानेंगे। तो जिनके उच्चारण में समृद्ध की अपेक्षा थोड़ा मुंह है जो अधिक खुलता है, किसकी तुलना में, जो समृद्ध स्वर की तुलना में थोड़ा अधिक। यानी समृद्ध स्वर में आपने देखा उसमें तो लगभग बंद रहता है, लेकिन जो अर्ध समृद्ध है इसमें क्या है, समृद्ध स्वर की तुलना में थोड़ा मुंह अधिक खुलता है इसका। ठीक है ना, अर्ध समृद्ध स्वर में। तो इसकी जो याद करने की ट्रिक है वो है ओई। यानी हम ओई से याद रखते हैं इसको। तो यानी एक हो गया ओ और एक हो गया आपका ए, तो ये आपका हो गया अर्ध समृद्ध। ठीक है ना, और इसके बाद हम बात करते हैं हम तीसरा आपका हो गया एक समृद्ध, अर्ध समृद्ध, फिर आएगा विवृत। ठीक है ना, विवृत और फिर अर्ध विवृत। ये हो गया विवृत स्वर। ठीक है ना, तो जो विवृत स्वर है इसमें क्या होता है, उसमें क्या है, मुंह बंद रहता है। ठीक है ना, इसमें क्या अधिक खुलता है, इसमें क्या है, मुख अधिक खुलता है। ठीक है ना, तो विवृत स्वर में क्या है, इसका विवृत स्वर का एक उदाहरण है बस, आहा। ठीक है ना, तो ये, और उसके बाद में आपका एक फोर्थ और रह गया है अर्ध विवृत स्वर, तो उसे मैं यही साइड में लिख लेता हूं, अर्ध विवृत स्वर। ठीक है ना, तो अर्ध विवृत में क्या होता है कि जो विवृत से कम, मतलब इस विवृत से कम, क्योंकि ये बहुत अधिक खुलता है मुंह इसमें, और अर्ध समृद्ध से थोड़ा कम। ठीक है ना, सॉरी, अर्ध समृद्ध से थोड़ा अधिक और विवृत से कम, यानी इससे तो कम होना चाहिए और अर्ध समृद्ध थोड़ा सा अधिक होना चाहिए। तो हम बता दें, ये तुम्हारा विवृत से कम और अर्ध समृद्ध से अधिक। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है आपका, हाँ हो गया, इसमें ए हो गया, और इसमें आपका क्या है, और इसमें एक आगा स्वर भी आ जाता है। ठीक है ना, आगा स्वर, तो ये अपवाद होता है इसमें। तो आपने जाना कि मुख खुलने के आधार पर 4 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला एक समृद्ध स्वर होता है, फिर अर्ध समृद्ध स्वर होता है, विवृत स्वर होता है, अर्ध विवृत स्वर होता है। ठीक है ना, तो दोस्तों परेशान ना हो, बस थोड़ी देर में क्लास बस समाप्त करने वाले हैं, फिर आज आपका ये स्वर का टॉपिक है ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद में फिर हम कल से व्यंजन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रह गए हैं।
स्वरों की जानकारी, ये कुछ तत्व हो गए, जैसे हम बोलते हैं अर्धस्वर, ठीक है ना। अर्धस्वर में क्या आता है हमारा, या और वाह आ जाता है। तो या और वाह क्यों आता है, क्योंकि आपने देखा होगा किसी किसी जगह कौवा बोलते हैं, ठीक है ना, और किसी जगह बोलते हैं कौवा, कौवा बोलते हैं ना। तो ये किसने दिए थे, ये भोलानाथ तिवारी ने दिए थे। ये भोलानाथ तिवारी ने इनको बताया था, ये अर्धस्वर की श्रेणी में आते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद में हम आते हैं कंठ स्वर। तो कंठ स्वर हमारे होते हैं, वो होते हैं आ और आ, ये हमारे हुए कंठ स्वर। अब तालु, तालु तालु पे बोल लो या तालु बोल लो, इससे हमारी आती है ई और बड़ी ई, ठीक है ना। अब इसके आते हैं मूर्धा, मूर्धन्य, मूर्धन्य में आ गया आपका री, ठीक है ना। और इसके बाद में आते हैं हम ओष्ठ पे। तो ओष्ठ में हम आपके लिए लिख लें, जैसे कि छोटा ऊ, बड़ा ऊ आ गया आपका, ठीक है ना। और आता है आपके प्राकृतिक स्वर, इसमें आपके छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ, ये भी आ जाते हैं इसमें प्राकृतिक स्वर में, ठीक है ना। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि ऊ प्राकृतिक स्वर में भी आ रहा है और ओष्ठ में भी आ रहा है। तो विकल्प के आधार पर है, जहां आपको जो विकल्प मिले वहीं उसी प्रकार अपना आंसर रखिए आप, ठीक है ना। और इसके बाद में आप रह गया हमारा स्वहित स्वर हो गया। सही स्वर यानी हमारा आ हो गया, और इसे केंद्रीय स्वर भी बोलते हैं। और बताया था आपको केंद्रीय स्वर हो गया, सही स्वर हो गया, जो उदासीन स्वर भी होता है, क्योंकि इसमें कोई हलचल ज्यादा नहीं होती है इसमें। केंद्रीय स्वर, और आपका ये क्या नाम रखते हैं इसका, उदासीन जी, इसमें आ गया आपका आ, ठीक है ना। तो इसमें अब और कुछ और बता देता हूँ थोड़ा सा, जब तक आप ये नोट कीजिएगा, ठीक है ना, हटा के बताता हूँ फिर। आप जैसे नोट कर लिया करें, तो जैसे जब क्लासेस यूट्यूब पर अपलोड हो जाएंगी, तो हो सकता है आपको इतना समय ना मिले उसमें वीडियोस में, तो क्या आप वीडियो को रोक के आप जो नोट करा रहे हैं उसे पहले नोट कर लिया करना, ठीक है ना। समय रहते रहते रुक रुक के उसे नोट कर लिया करना आप। तो यहाँ तक पहुंच गए हम कि सही या केंद्र स्वर पर। अब हम बात करेंगे कंठोष्ठीय, ठीक है ना। कंठोष्ठीय स्वर आ गई, तो इसमें क्या है आपका ओ हो गया और ओ हो गया, इसमें कंठोष्ठी आ गया। अब ये कंठ तालु, तो कंठ तालु में आपका क्या आ गया, ये ए छोटी है और बड़ी है, ठीक है ना। और इसमें यही रह गया उसमें। और आपको एक नोट डाल के जरूर लिख देना कि अपभ्रंश में 8 स्वर मौजूद थे, ठीक है ना। चलो वैसे आप यहीं तक सीमित रखो, उसमें एक नोट डाल देना कि अपभ्रंश में 8 स्वर मौजूद थे, और उसमें छोटा बड़ा, जैसे छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, छोटी ए और छोटा, ठीक है ना। और इसमें एक चीज और नोट करा दे रहा हूं मैं, स्त्रीलिंग वर्ड है वो आपको ई और बड़ी ई और ऋषि, यानी जो कंठ तालु है, ठीक है ना। जो स्त्रीलिंग जो वर्ण बोलते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आप बताइए कि आज की क्लास कैसी रही, और आप अपना कमेंट में रिव्यू जरूर बताना, तो हमको भी मोटिवेशन मिलेगा वीडियोस बनाने में। और चैनल को जितना हो सके अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो, और अपने साथी जो आपकी तैयारी कर रहे हैं, जो क्योंकि आप जानते हैं फ्री क्लासेस हैं ये, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो क्लासेस नहीं पेड ले पाते हैं, तो उनके लिए इस चैनल को पहुंचाइए। और हम इसमें अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की
भरपूर प्रयास करते रहेंगे। और वीडियो को आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्त जो रिलेशन में हैं, जो पढ़ाई तैयारी कर रहे हैं, उन तक पहुंचाना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। व्यंजन का टॉपिक पढ़ाएंगे अगली क्लासेस में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। ठीक है।